हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट सेक्शन है। अब तक हम लोग 6 टाइप के केमिकल रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, जिनमें पहला था आपका कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन, इसके बाद हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टोटल 6 रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं और टोटल हमारे पास 4 रिएक्शंस हैं और फिर उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन का हमारा डेली लाइफ में यूज है। इसके बाद चैप्टर हमारा समाप्त होगा। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद हम वन शॉट में एक ही बार में फिर से इस चैप्टर के लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अभी जो आपको लेक्चर दिया गया है वो टॉपिक वाइज छोटे छोटे टुकड़ों में दिया गया है। अगला जो लेक्चर आएगा इस चैप्टर का वो एक ही बार में पूरे चैप्टर का एक साथ होगा। तो मिस मत कीजिए, ध्यान देते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आइए लेते हैं हम आज का पहला रिएक्शन। पहला रिएक्शन है हमारा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे सभी रिएक्शन, पहले बात हम एक्सोथर्मिक की करेंगे, ऐसे सभी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती हो, रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहेंगे। यानी अगर एनर्जी रिलीज होती है तो फिर रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहेंगे, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक कहेंगे। जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे उन सभी रिएक्शंस में हम प्रोडक्ट साइड में एनर्जी को प्लस करके लिखते हैं, जबकि अगर रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हम हमेशा रिएक्टेंट साइड में एनर्जी को प्लस करके लिखते हैं। एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक टर्म है इंथैल्पी, जिसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इस इंथैल्पी को हम H से इंडिकेट करते हैं। जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे उन सभी के लिए चेंज इन इंथैल्पी यानी डेल्टा H की जो वैल्यू होगी वो हमेशा निगेटिव होती है, जबकि जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे उन सभी के लिए डेल्टा H की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होती है। तो एक बार फिर से समझते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे सभी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और अगर हीट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहेंगे। तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, ये रिएक्शन में इंडिकेट करने का तरीका होता है कि अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है यानी एनर्जी या हीट रिलीज हो रही है तो हम हमेशा प्रोडक्ट साइड में एनर्जी को प्लस करके लिखते हैं, लेकिन अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है दैट मींस कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो हमेशा रिएक्टेंट साइड में एनर्जी को प्लस करके लिखते हैं। इंथैल्पी की वैल्यू हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए नेगेटिव होती है जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए पॉजिटिव होती है। एक एक एग्जांपल लेंगे और फिर और थोड़ा सा इसको हम क्लैरिफाई करेंगे कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। बात अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की करें तो अगर किसी भी मेटल को रिएक्ट कराया जाए एसिड के साथ तो हमेशा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी ये रिएक्शन हमेशा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल जिंक को अगर HCl के साथ रिएक्ट कराया जाए तो बनता है हमारा सॉल्ट जिंक क्लोराइड एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं तो Zn+2HCl एरो ZnCl2+H2। रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इंडिकेट करने का तरीका क्या है, तो हम लिखेंगे यहां प्लस एनर्जी यानी प्रोडक्ट साइड में हमेशा एनर्जी को प्लस करके लिखेंगे। कितनी एनर्जी रिलीज हुई है
वो लिखने का तरीका होता है कि हम यहां कॉमा लगा करके, एक्चुअली सेमी कोलन लगा करके डेल्टा H इज इक्वल टू निगेटिव और जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी उस एनर्जी की वैल्यू को लिखते हैं। सपोज इस रिएक्शन के दौरान x किलो जूल की एनर्जी रिलीज हुई है तो हम लिखेंगे x किलो जूल पर मोल। यानी किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लिखने का ये तरीका है जिसमें रिएक्टेंट ये हो गया प्रोडक्ट साइड में एनर्जी को प्लस करके लिखेंगे और फिर डेल्टा H यानी जितनी वैल्यू रिलीज हो रही होगी एनर्जी को उस एनर्जी को नेगेटिव साइन के साथ लगा के लिखेंगे। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस एनर्जी रिलीज होती है। यानी ये दोनों रिएक्शंस देखने के बाद हम कह सकते हैं कि रिएक्शन में एनर्जी प्रोडक्ट साइड में लिखी गई है प्लस करके, इसलिए ये दोनों रिएक्शंस हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। अब बात कर लेते हैं हम जरा एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे सभी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल है कि बेरियम का अगर हाइड्रोक्साइड यानी BaOH का ट्वाइस अगर रिएक्ट कराया जाए इसको अमोनियम क्लोराइड के साथ यानी NH4Cl के साथ तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगा और यहां बेरियम का क्लोराइड बनता है और अमोनियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। यानी ये हाइड्रोक्साइड इस अमोनियम के साथ आकर के कंबाइन होगा और कंपाउंड बनेंगे हमारे सामने बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 एंड प्लस NH4OH। इसको हम कहेंगे बेरियम क्लोराइड और इसको कहेंगे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनेगा बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उस टेस्ट ट्यूब को अगर टच करके देखें तो उसका टेम्परेचर पहले की अपेक्षा कम हो गया होगा। इसका मतलब उसने एनर्जी को या हीट को एब्जॉर्ब किया है। तो रिएक्शन में अगर एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब होती है तो रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो एनर्जी के बेसिस पर, हीट के बेसिस पर ये दो तरीके के हमारे सामने रिएक्शन थे। एक और छोटा सा रिएक्शन है उसको पहले देख लेते हैं और तब फिर हम एक बड़े रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन की तरफ चलेंगे। अगला हमारा रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें सनलाइट के प्रेजेंस में किसी चीज का सिंथेसिस होता हो, सनलाइट के प्रेजेंस में कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता हो। हमारा रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जिसमें लाइट के प्रेजेंस में कोई केमिकल चेंज होता हो उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो प्लांट्स इसी फोटोकेमिकल की प्रोसेस के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं जिसमें वो नेचर से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल से वाटर मॉलिक्यूल को लेकर के सनलाइट के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और साथ ही साथ 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के भी रिलीज करते हैं। रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे तो 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट के प्रेजेंस में C6H12O6 और ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो इस रिएक्शन में सनलाइट के प्रेजेंस में एक नए सब्सटेंस ग्लूकोज का सिंथेसिस हुआ है। देयरफॉर द रिएक्शन इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऐसे सभी रिएक्शंस जिसमें लाइट के लिए, सनलाइट के प्रेजेंस में कोई केमिकल चेंज होगा उस रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी या हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब होती है और फिर हमने पढ़ा फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें सनलाइट के प्रेजेंस में कोई केमिकल चेंज होता है। अगला और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रिएक्शन है वो है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। आइए जानने की कोशिश करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। हमारा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन दो वर्ड्स से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब हो गया रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। यानी हमारे सामने दो रिएक्शंस हैं। पहला है हमारा रिडक्शन रिएक्शन और दूसरा हमारा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
नाम से कंफर्म है, रेड यानी रिडक्शन, ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन। तो हमारे सामने दो रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है। तो इसको समझने के लिए हम तीन चीजें लेंगे। नंबर 1, ऑक्सीजन को गेन करना या फिर हाइड्रोजन को लूज करना। नंबर 2, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस को गेन करना या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंस को लूज करना। एंड नंबर 3 इज नॉन मेटल्स को गेन करना या फिर मेटल्स को लूज करना। इन तीनों के बेसिस पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करेंगे। आइए लेते हैं। अगर किसी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन गेन हो या फिर हाइड्रोजन लूज हो तो फिर उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। यानी जो भी यहां लिखा हुआ है ये सब कुछ ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है। ऐसे सभी प्रोसेस, ऐसे सभी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन गेन हो या फिर हाइड्रोजन लूज हो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। या ऐसे सभी रिएक्शंस जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंसेस गेन हो और इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंसेस लूज हो उनको ऑक्सीडेशन कहेंगे। या ऐसे सभी रिएक्शंस जिसमें नॉन मेटल्स गेन हो या फिर मेटल्स लूज किए जाएं उनको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक इसका अपोजिट अगर कर देते हैं, ठीक अगर इसका उल्टा कर दें, यानी ऑक्सीजन लूज किया जाए या फिर हाइड्रोजन को गेन किया जाए तो प्रोसेस रिडक्शन कहलाएगी। या फिर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस को अगर लूज किया जाए और इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस को अगर गेन किया जाए तो फिर प्रोसेस अगेन रिडक्शन कहलाएगी। या फिर नॉन मेटल्स को अगर लूज किया जाए और मेटल्स को अगर गेन किया जाए तो भी हम कह सकते हैं कि प्रोसेस रिडक्शन है। यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे का उल्टा है। जहां हाइड्रोजन को लूज करना या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव को लूज करना या फिर मेटल को लूज करना ऑक्सीडेशन कहलाता है, वहीं पर हाइड्रोजन को गेन करना या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस को गेन करना या फिर मेटल को गेन करना रिडक्शन कहलाता है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन को गेन करना या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस को गेन करना या फिर नॉन मेटल्स को गेन करना हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन को लूज करना या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस को लूज करना या फिर नॉन मेटल को लूज करना हमारा रिडक्शन कहलाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर मेटल नॉन मेटल्स के बेस पर इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक चीज हम पहले इसमें जान लेंगे, फिर एग्जांपल की तरफ चलेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस का मतलब वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस का मतलब हो गया वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन का फॉर्मेशन करता हो, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता हो, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस कहेंगे। जबकि ऐसे सभी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस कहेंगे। जनरली जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी शो करते हैं, इसलिए उनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस भी कहेंगे। और जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी शो करते हैं और कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए जनरली हम मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस ही कहेंगे। फिर से एक बार, मेटल्स जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस कहलाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बना सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स को जनरली हम इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस भी कहेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके और एनायन का फॉर्मेशन कर सकता है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी रिएक्शन के दौरान कि वो रिडक्शन है या फिर ऑक्सीडेशन है। एक चीज मैं आपको बताऊं,
कभी भी ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन अकेले नहीं होगा, सिंगल नहीं होगा, अकेले अकर नहीं होगा। जब भी होगा, अगर किसी प्रोसेस, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो निश्चित तौर पर उसमें दूसरे किसी सब्सटेंस के अंदर रिडक्शन जरूर हुआ होगा। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ अकर होता है, अकेले दोनों में से कोई अकर नहीं होता। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है हमारा CuO यानी कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो कंपाउंड बनाएगा Cu एंड प्लस H2O। अब अगर आप कॉपर ऑक्साइड को देखें तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, जबकि राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ कॉपर है। यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब कॉपर ऑक्साइड इस ऑक्सीजन को लूज करे, और जब ऑक्सीजन को ये लूज करेगा तो बचेगा केवल कॉपर। यानी कॉपर ऑक्साइड कॉपर का फॉर्मेशन कर रहा है बाय लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लूज किया गया है, और अभी आपको पीछे पढ़ाया गया कि अगर ऑक्सीजन को लूज किया जाएगा तो प्रोसेस हो जाएगी हमारी रिडक्शन, यानी कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन होकर के बना है कॉपर मेटल में, जबकि हाइड्रोजन है इधर और इधर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, यानी हम लिखेंगे कि यहां हुआ है गेन ऑफ ऑक्सीजन, और जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो प्रोसेस हो जाती है हमारी ऑक्सीडेशन। यानी हम लिखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है और कन्वर्ट हो गया है कॉपर मेटल के फॉर्म में, जबकि हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हुआ है तो हम लिखेंगे ऑक्सीडाइज्ड टू, यानी H2 ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। ये हमारे लिखने का तरीका होगा। चूंकि फिर से समझेंगे इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है, और ये तभी पॉसिबल है जब कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज करे, तो ऑक्सीजन को अगर लूज करता है तो प्रोसेस रिडक्शन होगी। दूसरी तरफ हाइड्रोजन अकेले है, राइट साइड में जाने के बाद वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन होगा तो प्रोसेस हो जाएगी ऑक्सीडेशन, यानी CuO रिडक्शन हो रहा है और H2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो लिखने का तरीका होगा कि CuO reduced to Cu and H2 oxidized to H2O। ये हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन लिखने का तरीका होगा। अब इसमें दो सब्सटेंसेस हैं जिनको जानना हमें जरूरी है। पहला है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। पहले बात करते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हो गया कि वो सब्सटेंस जिसमें रिडक्शन हुआ है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, और जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। फिर से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी वो सब्सटेंस जिसमें रिडक्शन हुआ है, और रिड्यूसिंग एजेंट यानी वो सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस पूरे सब्सटेंस में अगर देखा जाए तो कॉपर ऑक्साइड में रिडक्शन हुआ है, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जबकि हमारा H2 के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर से एक बार समझते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे लेकिन अपने रिड्यूस हो जाए, उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी वो एजेंट जो ऑक्सीडाइज कर दे। जाहिर सी बात है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज अगर करता है तो अपने को वो रिड्यूस करेगा, यानी वो सब्सटेंस जो अपने रिड्यूस हो लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, उस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। जबकि ठीक उल्टा, वो सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस कर दे लेकिन अपने ऑक्सीडाइज हो जाए, उस सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। आइए लेते हैं कैसे समझेंगे इसको। तो कॉपर ऑक्साइड था, इसमें रिडक्शन हुआ है, यानी खुद रिड्यूस हो रहा है और फॉर्म कर रहा है कॉपर मेटल को, जबकि H2 आपका अकेले है, इधर जाने पर H2O हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये अपने साथ ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, यानी अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो अपने ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो उसको हम कहेंगे आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और जो अपने रिड्यूस हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। फिर से समझ लेंगे, वो सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो दूसरे को रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा,
वो सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो जाए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिएक्शन में पहचानने का तरीका क्या है? तो रिएक्शन में पहचानने का तरीका है कि जिसमें रिडक्शन होगा उसको आंख मूंद करके आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह दीजिए, और जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उसको आंख मूंद करके आप रिड्यूसिंग एजेंट कह दीजिए। दूसरे तरीके से तो वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन लूज करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो ऑक्सीजन को गेन करेगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर से इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन को और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा 2H2S प्लस SO2 एरो 3S प्लस 2H2O। इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहां सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ सल्फर अकेले है। इसका मतलब सल्फर ने हाइड्रोजन को लूज किया है। तो अब अगर देखा जाए तो H2S ने हाइड्रोजन लूज किया, तो हाइड्रोजन के लूज करने की प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं और सब्सटेंस बन गया सल्फर। दूसरी तरफ SO2 है और इसने भी सल्फर का फॉर्मेशन किया है। इसका मतलब कि इसने ऑक्सीजन को लूज किया है। तो जब ऑक्सीजन को लूज किया जाता है तो प्रोसेस होती है रिडक्शन, यानी सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के सल्फर में कन्वर्ट हुआ है। लिखेंगे कैसे? तो हम लिखेंगे कि H2S में ऑक्सीडेशन हुआ है और सल्फर बना है, तो लिखेंगे कि H2S ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। दूसरी तरफ सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ है और सल्फर में कन्वर्ट हुआ है, तो लिखेंगे हम कि SO2 रिड्यूस्ड टू सल्फर। अब दो चीजें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, तो पीछे मैंने आपको बताया कि अपोजिट लिखिए, जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसमें रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब देखा जाए अगर तो SO2 में रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जबकि H2S में आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए निश्चित तौर पर ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस तरीके से हम चाहें तो किसी भी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को छांट सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इस डेफिनेशन के अलावा एक और डेफिनेशन है हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हालांकि वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट समझता हूं उसको आप तक पहुंचा देना, जिक्र कर देना। आइए लेते हैं कि हम दूसरी डेफिनेशन या दूसरे तरीके से ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को कैसे पहचानेंगे। तो जो दूसरी डेफिनेशन है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, यानी इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास दो टर्म है, पहला है लियो और दूसरा है गर। दोनों को अगर एक्सपेंड करें तो L फॉर हो गया लूजिंग, E फॉर हो गया इलेक्ट्रॉन और O फॉर हो गया ऑक्सीडेशन। यानी अगर किसी भी प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, जबकि अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे रिडक्शन। तो गर का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सोडियम मेटल को देखें तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो Na+ आयन का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान रखेंगे जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बात होती है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को राइट हैंड साइड में लिखते हैं, लेकिन अगर क्लोरीन एटम को लिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्लोराइड आयन बनाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन हो रहा है इसलिए हम प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। ध्यान रखिए फिर से, इलेक्ट्रॉन जब भी लूज होगा राइट हैंड साइड में लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन जब भी गेन होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। अब चूंकि पहले वाले प्रोसेस में सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है इसलिए प्रोसेस हो गई हमारी ऑक्सीडेशन की, और दूसरी तरफ दूसरे वाले रिएक्शन के दौरान क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो अकॉर्डिंग टू GER गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, इसलिए सेकंड वाली प्रोसेस हो गई हमारी रिडक्शन। अगर हम इस पूरे रिएक्शन को एक बड़े फॉर्म में, एक लार्ज स्केल पर देखें तो इस रिएक्शन को हम समझ सकते हैं इस तरीके से। आइए लेते हैं। हमने लिखा कि सोडियम जब रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। अब हमें यहां सोडियम क्लोराइड को आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, तो इसे लिख सकते हैं हम Na+ आयन एंड Cl- आयन।
चूंकि सोडियम ने फॉर्म किया है Na+ आयन, और आपको पता है कि कैटायन का यानी पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू लियो एंड गर कॉन्सेप्ट लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है सोडियम के द्वारा, इसलिए प्रोसेस हो जाएगी हमारी ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ क्लोरीन क्लोराइड आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी निगेटिव आयन बना रहा है, और निगेटिव आयन तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू GER गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, देयरफॉर क्लोरीन में रिडक्शन हुआ है। तो हम लिखेंगे इसको कि सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, लिखेंगे किसमें? तो Na+ आयन में। तो लिखेंगे इसको हम कि Na ऑक्सीडाइज्ड टू Na+ आयन, whereas Cl2 रिड्यूस्ड टू Cl- आयन। ये होगा हमारा लिखने का तरीका। यहां भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को छांटने का सेम तरीका है, यानी अगर हम ऑक्सीडेशन देखें सोडियम में हो रहा है तो निश्चित रूप से ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और क्लोरीन में रिडक्शन हो रहा है, इसलिए निश्चित तौर पे ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है? तो सिंपल में ऐसे सभी सब्सटेंस जिनमें रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिनमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर उसमें भी स्पेशली ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो हमारा अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इस ऑक्सीडेशन के दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हमारे सामने डेली लाइफ में दिखाई देते हैं। पहला है हमारा कोरोजन, और दूसरा है हमारा रेंसिडिटी। दोनों टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोजन की। तो नेचर में मौजूद वाटर वेपर और एटमॉस्फेरिक गैसेस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, इन सभी गैसेस के प्रेजेंस में अगर किसी मेटल का मास, अगर किसी मेटल का वेट डिक्रीज करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड और सल्फाइड, तो प्रोसेस को हम कोरोजन कहेंगे। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। अगर आप लोहे की रॉड को खुले में छोड़ दें तो कुछ दिनों के बाद उसके सरफेस के ऊपर ब्राउन कलर की एक रस्ट यानी जंग की लेयर जमा हो जाती है। ये रस्ट एक्चुअली है क्या? तो ये रस्ट उस आयरन का ऑक्साइड है जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस के कारण रिएक्शन हुआ है आयरन के साथ, और उसकी वजह से रस्ट का फॉर्मेशन हुआ है। यानी किसी भी मेटल का उसके सरफेस के ऊपर ऑक्साइड या सल्फाइड की लेयर का जमना कोरोजन कहलाएगा। अगर यह कोरोजन आयरन के केस में होगा तो प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन कहेंगे, लेकिन बाकी मेटल्स के लिए हम इसे कोरोजन ही कहेंगे सिंपली। तो फिर से एक बार, अगर किसी मेटल के सरफेस पर ऑक्साइड या सल्फाइड की लेयर जमा होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे H2S या फिर ऑक्सीजन, तो प्रोसेस को हम कोरोजन कहेंगे। यही कोरोजन अगर आयरन के केस में होगा तो हम उसे रस्टिंग कहेंगे। यानी ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट ऑफ वेट of any metal due to the formation of oxide or sulfide layer on metal surface is called corrosion. This corrosion happens due to the presence of atmospheric gases such as oxygen and H2S and moisture in the air. कुल मिलाके मेटल का वेट डिक्रीज करना, उसके सरफेस पर जमा होने वाले ऑक्साइड या सल्फाइड की लेयर की वजह से, हम उसे कोरोजन कहेंगे। ये कोरोजन होता क्यों है? तो कोरोजन होता है एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन या हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस के प्रेजेंस के कारण, और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर्स के कारण या मॉइस्चर के कारण।
एक एग्जांपल लेते हैं, हम आयरन के रस्सी को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आयरन खुले में छोड़ दिया जाए तो ये आयरन, सॉलिड स्टेट का आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और वाटर वेपर के साथ और फॉर्म करेगा आपका Fe2O3.XH2O। यहां जो Fe2O3.H2O है इसी को हम रस्ट कहते हैं, जो कि ब्राउन कलर का होता है। अगर रिएक्शन को बैलेंस करें तो 2Fe प्लस 3/2O2 प्लस XH2O मिलकर के बनाएगा Fe2O3.XH2O। जरूरी नहीं है कि केवल आयरन के केस में ही रस्ट का फॉर्मेशन हो या उसका कोरोजन हो, दूसरे बाकी मेटल्स भी अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका भी कोरोजन होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं किसी दूसरे मेटल का। अगर कॉपर का हम एग्जांपल ले लें, अगर हम कॉपर मेटल का एग्जांपल लें तो कॉपर मेटल एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके अलावा ऑक्सीजन गैस और फिर वाटर, यानी ये तीनों के तीनों आपको मिल जाते हैं एटमॉस्फेयर से। इन सभी के प्रेजेंस में ये कॉपर मेटल कन्वर्ट होता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, यानी बनाता है CuCO3.CuOH का ट्वाइस। इस कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। इसी ग्रीन कलर के सब्सटेंस के फॉर्मेशन की हुई हम क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। यानी किसी भी मेटल के सरफेस पर उसके ऑक्साइड या उसके सल्फाइड के लेयर का जमना सिंपली कोरोजन होता है। एक एग्जांपल और ले लें, अगर सिल्वर को हम एयर में खुला छोड़ दें तो एयर में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ ये रिएक्ट करके और बनाता है सिल्वर सल्फाइड गैस और प्लस बनाता है हाइड्रोजन गैस। यहां जो सिल्वर सल्फाइड है ये कोरोजन का एक एग्जाम्पल है, कोरोजन प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है। इसका कलर होता है ब्लैक। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रोसेस रिडॉक्स है या नहीं है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि सिल्वर अकेले है, इधर सिल्वर के साथ सल्फर आ गया है, दूसरी तरफ यहां हाइड्रोजन के साथ सल्फर है और यहां हाइड्रोजन अकेले है। इसका मतलब यह हो गया कि H2S में से S हटा है और वो जाकर के जुड़ गया है सिल्वर के साथ। तो चूंकि H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो हाइड्रोजन के रिमूवल को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ सिल्वर जाकर के सल्फर के साथ जुड़ रहा है तो सल्फर एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल की गेनिंग को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी सिल्वर में ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये कोरोजन की प्रोसेस ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल है। तो ये हमारा पहला एग्जांपल था, पहला इफेक्ट था रेडॉक्स रिएक्शन का, या ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का। अगर हम चाहें तो इस प्रोसेस को यानी कोरोजन की प्रोसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या करना होगा हमें, तो मेटल की सरफेस पर अगर हम पेंट कर दें, उसके ऊपर ऑयल लगा दें, उसके ऊपर ग्रीस कर दें, या फिर उसका गैल्वेनाइजेशन कर दें, या फिर हम उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें। गैल्वेनाइजेशन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, तो सिंपल वे में समझिए कि अगर किसी हाईली रिएक्टिव मेटल के सरफेस के ऊपर किसी लेस रिएक्टिव मेटल को अगर हम कवर चढ़ा दें तो प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इसके बारे में डिटेल हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे जो कि मेटल एंड नॉन मेटल्स का होगा। तो पहले हम समझते हैं कि अगर हम किसी भी मेटल की सरफेस को कोरोजन से बचाना चाहते हैं तो या तो हमें उसे पेंट करना होगा, ऑयल लगाना होगा, ग्रीस लगाना होगा, ताकि एटमॉस्फेरिक एयर और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से उसे हम प्रोटेक्ट कर सके, प्रिवेंट कर सकें। एक और तरीका है, अगर हम उसका गैल्वेनाइजेशन या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं तो फिर हम उसको कोरोजन से बचा सकते हैं। तो ये था हमारा कोरोजन और कोरोजन से बचने का तरीका। आज के चैप्टर का लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। आइए समझते हैं रेंसिडिटी होता क्या है। तो रेंसिडिटी का मतलब है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से
ऑयल या फैट का ऑक्सीडाइज होना और फूड का फाउल स्मेल में कन्वर्ट होना रेंसिडिटी कहलाता है। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में अगर खाना काफी देर तक रख दिया जाए तो उसके अंदर से एक स्पेशल स्मेल आनी शुरू हो जाती है, खाना खराब हो जाता है। उस खाने के खराब होने के पीछे मेन वजह क्या है? तो मेन वजह है उस खाने में मौजूद जो भी ऑयल है या फैट है उसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो गया है। तो जब भी फूड के अंदर मौजूद एयर, फूड के अंदर मौजूद जो हमारा फैट है या फिर ऑयल है उसका अगर ऑक्सीडेशन होता है और उस ऑक्सीडेशन की वजह से फूड के स्मेल में या टेस्ट में चेंजिंग आती है तो प्रोसेस को रेंसिडिटी कहेंगे। एक बार और, फूड के अंदर मौजूद फैट या फिर फूड के अंदर मौजूद ऑयल का एरियल ऑक्सीडेशन होने की वजह से फूड का खराब होना या फिर उसका टेस्ट चेंज होना, उसकी स्मेल चेंज होना रेंसिडिटी कहलाता है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि रेंसिडिटी से बचने के लिए यानी खाने को बचाने के लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका, उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। दूसरा तरीका, हम आपने देखा होगा कि चिप्स वगैरह पैकेट में पैक्ड आते हैं, उस चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये नाइट्रोजन गैस भी उसको रेंसिडिटी से बचाती है। यानी पैकेजिंग करते समय हम नाइट्रोजन गैस लगा करके उसको पैक कर दें अगर, तो उसको रेंसिडिटी से बचाया जा सकता है। इसके अलावा हम अगर चाहें तो एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस ऐड करके भी उसको बचा सकते हैं। जैसे अगर अचार की बात आप करें तो अचार काफी लंबे समय तक बिना खराब हुए बचाया जा सकता है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन है कि उसके अंदर डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस यूज किए जाते हैं, मसाले यूज किए जाते हैं। ये मसाले एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनका इस्तेमाल करके भी रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, पहला है हमारा BHA, दूसरा है हमारा BHT। BHA का पूरा नाम हो गया हमारा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT का नाम हो गया पूरा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। तो इन दो केमिकल सब्सटेंसेस के अलावा भी हम अगर चाहें तो एस्कॉर्बिक एसिड का यूज करके हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फूड को रेंसिडिटी से। इसके अलावा फूड पैकेजिंग करते समय अगर हम उसे एयर टाइट पैक करें तो भी फूड को रेंसिडिटी से बचाया जा सकता है। कुल मिलाकर के अगर हम किसी भी फूड को एरियल ऑक्सीडेशन से बचा लेते हैं तो फिर हमारा फूड रेंसिडिटी से बच जाएगा। आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले सेक्शन में, अगले लेक्चर में हम पूरे चैप्टर को एक बार फिर से एक साथ वन शॉट में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन